बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त सारी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। एक तरफ तो पार्लियामान का जो नेशनल असेंबली का बिल है उसने हलचल मचाई है, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है पिटिशंस का इस बिल के खिलाफ। इसके बारे में हम देखेंगे कि अगले कुछ दिन जो है बड़े अहम रहेंगे। बात करेंगे हम जो सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात पर रहनुमाई करते हैं, एडवोकेट अज़र सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़र साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। अज़र साहब, बड़ा मसरूफ़ आपका टाइम चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, लेकिन इस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि ज़द में आया हुआ है। तमाम तर सियासी जो हलचल चल रही थी उसकी ज़द में सुप्रीम कोर्ट हमें नज़र आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामान में जो बिल पेश किया गया, पास किया गया, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, इसको गालिबन जो चैलेंज किया गया पिटिशंस के तहत, इसका जो लार्जर बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं लीगल कम्युनिटी की, और आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से निपटाएगी? बहुत शुक्रिया फ़ायदा, आप तो लॉयर्स मूवमेंट मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत एक्टिव थे और आपने उन दिनों सारे हालात देखे थे। एट दैट टाइम लॉयर्स मूवमेंट वाज़ जब फाइनली कुछ चीज़ें मैंने जब डिग आउट की, तो इट वाज़ टारगेटेड फॉर 2 पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू गेट रिड ऑफ या हाउ टू थ्रो जनरल परवेज़ मुशर्रफ फ्रॉम हिज सीट, एंड द सेकंड हाउ टू इंडक्ट जजेस of of some favorite person choice, and that favorite person is Mr. Nawaz Sharif. Remember it, लॉयड मूवमेंट सारी जितनी भी शुरू की गई, उसके पीछे थीम यही था कि नवाज शरीफ को इंडक्ट करना है, बहाल करना है। और जो कि फाइनेंस भी काफी हद तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों ने की थी। तो ये समझ लीजिएगा कि उसका मकसद ये था कि नवाज शरीफ की मर्जी की जुडिशरी यहाँ अवेलेबल हो, और वो जो सिस्टम को चलाना हो वो चला सके। ये खुशकिस्मती कहें या बदबख्ती कहें, पर हमारे निज़ाम के अंदर कुछ रब का भी एक निज़ाम है, यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं कि जो इस चीज़ को ज़ातियात से लेकर नहीं निकलते। तो ये जो अभी आज शनाख्ता जो आप देख रहे हैं, जो हालात आप देख रहे हैं ना इस सारे का, जो अल्टीमेट कल्टीमेट हुआ है, जो अल्टीमेट एंड देख रहे हैं आप इस बात का, हुँ। उसके पीछे भी यही बात याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन नज़र आ रही है ना आपको, लेट इट बी वेरी स्ट्रेट। वो अगर जजेस देखें आप, वो जजेस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर के भर्ती किए हुए जजेस हैं, और उनका, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ज़हन में बायस है, लेकिन आज भी कहते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहीं न कहीं सारे आउटप्ले में को मेन पार्ट है उनका। इश्यू बड़ा सिंपल सा, क्या सिंपल था? असेंबलियाँ डिसॉल्व हुई। अब असेंबलियाँ डिसॉल्व होने के 2 प्रॉब्लम, एक तो है बाय इट्स नेचुरल डेथ, जब 5 साल पूरे हो जाएँ, तो आइन ने खुद प्रोवाइड किया है कि इलेक्शन होंगे विदिन 60 डेज़। नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन आपको करने हैं, और होते आए हैं। 2 मौके ऐसे थे कि वो इलेक्शन लेट हुए। एक तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी, जब 40 दिन के करीब लेट हुए, और एक सैलाब जब आ गया था तब हुआ। तो वो किसी पार्टी ने एजिटेट नहीं किया। ये जो सूरत-ए-हाल अब आई है, तो ये जो कहा जा रहा है कि सारे इलेक्शन एक होनी चाहिए, कोई रेज़ोल्यूशनें पास कर रहे हैं। भई आइन के अगेंस्ट रेज़ोल्यूशनें पास कर रहे हैं। There is nothing written in the constitution that election to the provincial assembly or a national assembly has to be held in on a same day। और ये पॉइंट भी लिया गया, हालांकि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स को देखें, अगर प्रोविंशियल और फेडरल ऑटोनॉमी को देखें, तो ये हो नहीं सकता। पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग है, और फेडरल लेवल पे, या चाहे वो अमेरिका देख लें, चाहे आप इंडिया देख लें। तो ये, और कोशिश भी की गई, और इसका एक पॉइंट भी लेके आया सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, जो सिंगल पोल की बात कर रहा है। वो सिंगल पोल बात कर रहा है एक असेंबली। असेंबली मीन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये नहीं कि मुख्तलिफ डेटों में होंगे, वो एक ही पोल होगा और एक दिन। ये कहीं नहीं है कि नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के पोल इकट्ठे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर अब ये है हुँ। कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से तो इलेक्शन जीत नहीं सकते। इनकी से नहीं है, 13 सियासी जमातें इकट्ठी हैं, आज मैदान में इलेक्शन लड़ने जाएँ, तो वोट बैंक ही इनका बुरी तरह मुतासर हो गया, और वोट बैंक सिर्फ एक आदमी ले गया, उसका नाम इमरान खान है। और वो खुल्लम-खुल्ला इनको चैलेंज कर रहा है कि आएँ इलेक्शन लड़ें, और ये हुँ। इलेक्शन से भागते, और शॉर्ट रास्ते क्या, इनकी प्लान क्या हुँ। था?
प्लान ये था कि असेंबली में 12 अगस्त को जब डिसॉल्व होनी थी तो इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देना थी, आइन में गुंजाइश मौजूद है। वो जो कोई बहाना बनाना था वो अलग है। लेकिन हुँ, इनका तरीका ये था कि अमूमन एवरेज लाइफ जो है ना असेंबली की या गवर्नमेंट की 2.5-3 साल चली आ रही है। 52B से जब तक रहा, उसके बाद कुछ अपना लाइफ पूरी हुई है। तो ये पूरा एक घिनौना प्लान था इनका। ये नहीं पता था कि इनका वास्ता इमरान खान से पड़ा है। इमरान खान ने सुबह ही असेंबलियाँ दोनों डिसॉल्व करा दी। अब 90 डेज़ में इलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं करना चाहते थे। तो मैंने फिर मुख्तलिफ उस वक़्त पिटीशनें दायर की, प्रेज़िडेंट को कि इलेक्शन डेट जल्दी कराएँ, इलेक्शन कमीशन को लिखा, हुँ, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी और अल्टीमेटली हम हाई कोर्ट में चले गए जनवरी के लास्ट वीक में और 10 फरवरी को बाकायदा अब याद रखिएगा एक सिंगल जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट या शो डाला हुआ ना फुल कोर्ट, फुल बेंच, कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंगल जज ने फैसला कर दिया और सिंपल सा किया आर्टिकल 224 ए में लिखा 90 दिन। उन्होंने लिखा 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। और साथ चूंकि ये गवर्नर कहा था मैंने असेंबलियां डिसॉल्व नहीं की, फ्लक्स ऑफ टाइम से डिसॉल्व की, मैं डेट नहीं दूंगा। पोल डेट हुँ, जो है ना, एक है इलेक्शन शेड्यूल, वो इलेक्शन कमीशन ने देना है। एक पोल डे जिस दिन पोल होना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। आइन के आर्टिकल 112 और 58 को पढ़े तो 112 में गवर्नर के जिम्मे है और 158 में सदर के जिम्मे है। अब यहाँ वो कह रहा है कि मैंने असेंबलियां तहलील नहीं की, हालांकि ये भी एक अजीब सी इख्तरा है उनकी, लेकिन बहरहाल इसको बुनियाद बना के वो डेट ही हुँ, नहीं दे रहे थे। जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इलेक्शन कमीशन पोल डे देगा गवर्नर के साथ मुशावरत के लिए, ये बजाय उस फैसले में अमल दरामद के लिए अपीलों में चले गए। गठजोड़ चला रहा था ना इन सबका और अपील फाइल करके पहली 10 से 16 सॉरी 16 को लगी, 16 से 22, 22 से 27 ये डिले कर रहे थे। मैंने एक और पिटीशन फाइल की थी कि ये पोल डे नहीं देना चाहते ना, छोड़ें, सेक्शन 57 का सदर पोल डे दे दे। उसमें नोटिस हुआ 20 फरवरी को और 20 फरवरी को सदर ने पोल डे दे दिया पंजाब असेंबली का। झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन वो मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फैसला किया और वो फैसला बड़ा क्लियर है। 5 मेंबर बेंच, उससे पहले तारीख क्या है कि जब ये इसका आज खुद नोटिस लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ली गई तो 9 मेंबर बेंच बैठा। 9 मेंबर बेंच में इख्तिलाफात इस हवाले से थे कि वो सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए। 2 ने कहा हम डिसमिस करते हैं, जबकि 2 के कहने पे ये बेंच बना था, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सईद मुजाहिर अकबर, जिन्होंने डिसमिस किया, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी। लेकिन वो फुल कोर्ट का फैसला नहीं था, 9 मेंबर बेंच का फैसला नहीं था। हुँ, 9 मेंबर बेंच ने खुद कहा के बैठ के कि नहीं, हम नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें, चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया 5 का फैसला आ गया 3-2 से और वो फैसला अमल दरामद हुआ। 8 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल आ गया 30 अप्रैल के लिए। अब इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा था, मुझे पता था चूंकि निगरान सेटअप उन्हीं का है। इलेक्शन कमीशन बी टीम के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, कोई मेरिट पे नहीं, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग, वो हाल किया उन्होंने डेवलपमेंट फंड के नाम पर, यानी जितनी धांधली केयर टेकर सेटअप कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता था। इन हालात को देखते हुए मैंने खत लिखे, बारहा के इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। अल्टीमेटली मैंने पिटीशन फाइल की कि इलेक्शन डिले करना चाहते हैं और वो मेरी पिटीशन, पता है बड़ी मजेदार बात बताऊं, वो 20 मार्च को लगी, हुँ, 20 मार्च को। और 20 मार्च वाले दिन ही और 20 मार्च को इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा इलेक्शन तो कोई डिले नहीं हो रहा, प्री मैच्योर ले आए। और ठीक 7 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दी। ये उनका इख्तियार ही नहीं था। पोल डे जाके दे दिया 8 अक्टूबर। वो क्यों 8 अक्टूबर दी है? कोई रीजन नहीं है। अब ये सारे मामले जब सुप्रीम कोर्ट ने हुँ, सेटल डाउन कर दिए और जो एक बहाना कह रहे हैं या कह रहे हैं या उसको नोटिस ले नहीं सकते, वो मैटर सेटल हो चुका हुआ है। हुँ, 5 मेंबर बेंच ने 2011 में सेटल कर दिया था, पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 के अंदर कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, आज को नोटिस जिस तरह लेना है वो चीफ जस्टिस ने लेना, सारा प्रोसीजर आ चुका हुआ था। हुँ, कोई एम्बिग्विटी इसके अंदर नहीं थी। अल्टीमेटली वो मामला डिसाइड हो चुका था। इन बिटवीन एक केस आ गया जैसे वो 20 नंबर हफाज के हवाले से कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है, वो जस्टिस काजी फाइज साहब का पर्सनल ग्रज है, वो उनके रेफरेंस के हवाले से उनके माइंड में पता नहीं क्या है। हुँ, उन्होंने 2 मेंबर बेंच ने कहा कि उसको नोटिस दे नहीं सकता, उसको सारे रोक दिए एक ऑर्डर के, जुडिशियल ऑर्डर। हालांकि 5 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद था। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को टेकअप किया। वो 5 मेंबर बेंच बैठा। 5 मेंबर बेंच में से 2 मेंबर रिक्यूज कर गए, 3 में फैसला कर दिया और डेट दे दी 14 मई। उसी दिन लार्जर बेंच बैठा वही वाले मसले में जो वाजे 20 नंबर वाजे कुरान के लिए।
6 मेंबर बेंच ने हम्म, ये फैसला कर दिया कि नहीं, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस को नोटिस भी ले सकता है। और यूं 5 मेंबर ने पहले किया था, 6 मेंबर, ये 11 मेंबर के करीब, लेकिन चौके रिपीट करते हैं, दो इसमें रिपीट करते थे, 3 बल्कि रिपीट करते थे 11 में से, तो 3 माइनस कर दें। अगर आप 11 में से 3 माइनस करते, आपने सॉरी 2 रिपीट करते तो 9 बच गए। 9 में से एक जज रिटायर हो गया था 2022 में, तो 8 मेंबर बेंच, इस वक्त 15 मेंबर बेंच है। तो 8 मेंबर बेंच का ये ओपिनियन है, ये डिसीजन है कि उसको नोटिस दिया जा सकता है। तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत है? ये वो सारा मामला है जो बॉयल डाउन होके सिंपल सा है। अब इस मामले में इन्होंने इलेक्शन डिले कराना था, तो ये इस चक्कर में थे कि ये ऐसे हालात बनाए जाएं कि ना हम किसी ना किसी तरह से फैसला ओवरटर्न कर सके। अब पार्लियामेंट बैठी, अब पार्लियामेंट का एक कॉन्सेप्ट समझना है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के दरमियान वो क्या है? ये है कि किसी के रोल में कोई मुदाखलत न करे। अब नेशनल असेंबली जो है ना, आप जो कि कवर करते रहे, नेशनल असेंबली के अपने रूल्स हैं, उसके मुताबिक पूरी असेंबली चलती है। हम्म, सूबाई असेंबली के अपने रूल्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस है। तो इस तरह असेंबली को चलाने के लिए, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए आर्टिकल 191 ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप रूल्स बनाएंगे, तो रूल्स बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, उसी के मुताबिक सारी रेगुलेट हो रही है। अब इसमें मुदाखलत करके कि आर्टिकल 184 के तहत अपील दे दें, आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन्होंने मुनासिब समझा और होनी भी नहीं चाहिए अपील, वो कहा था, मेरा नुकसान नजर है कि ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, लेकिन चले इसमें अपील देना भी चाहते हैं तो आइन में तरमीम करना होगी ना। सबऑर्डिनेट लाइसेंस तो नहीं कर सकते ना, एक्ट बना के तो नहीं कर सकते। ये एक एक्ट बनाया, ये अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, पार्लियामान ने अपने इख्तियार से तजावुज शुरू किया कि नहीं भी हम अपील देते हैं, तो पार्लियामान नहीं कर सकती ये जब तक आइन में नहीं है। सबऑर्डिनेट लाइसेंस में ये बात ले आए, इन्होंने एक तरफ अपील दे दी, दूसरा कह दिया कि जो आज को नोटिस लेना है और जो कॉज नेसेसरी बनेगी वो 3 मेंबर बेंच बनाया करेगा। 3 मेंबर बेंच का क्या ताल्लुक है सारे मामले के साथ? कोई कंसर्न ही नहीं है। हम्म, तो चीफ जस्टिस का इख्तियार, फैसले आ चुके हैं, लार्जर बेंच के फैसले आ चुके हैं, और आर्टिकल 142 और 70 आर्टिकल के अगर के जरिए एंट्री आती है 55 लेजिस्लेटिव लिस्ट की, उसमें तो हम्म, लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आप नहीं आ सकते। आपने अगर उस जुरिसडिक्शन में आना है तो उसके एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, जब आईन ही इख्तियार नहीं दे रहा, इसीलिए फिर इस मामले को चैलेंज किया गया। चैलेंज में हमने 2 किए, एक हमने वकला की तरफ से चैलेंज की, राजा आमिर और अब्दुल्ला मलिक की तरफ से चैलेंज की हमने, और दूसरी हमने चैलेंज की अ, चौधरी गुलाम हुसैन, सीनियर एंकर पर्सन, और समी इब्राहिम साहब की तरफ से। वो सुबह यानी आज लगी हुई हैं, वो आज लगी हुई हैं, और आज हमारी तैयारी पूरी है इस हवाले से। हम जब बहस का हो सकता, जिस वक्त आपका ये प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त बहस चल रही हो, तो मैं वक्त से पहले यही हमारे आर्गूमेंट है जो हम्म। मैंने आपके सामने रखा। इसी में बात कर रही है। एक सवाल, जी जी बोलिए। जी, अज़र साहब ये फरमाएगा भी थोड़ी देर पहले जो सो मोटो के हवाले से आपने बताया, और वो जो हाफ़िज़ को जो नंबर देने के केस के हवाले से कि एक पर्सनल ग्रज जो सिटिंग जज हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का नज़र आया। ये जो सो मोटो की जो पावर्स के हवाले से है, ये एक डिबेट साथ में शुरू ज़रूर हो गई। इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि वाक़ई जो लीगल कम्युनिटी है वो समझती है कि डिबेटेबल है कि सो मोटो जो है चीफ जस्टिस के पास इतना बड़ा इख्तियार नहीं होना चाहिए और इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकती है? नहीं, देखिए, जहां तक सुओ मोटो नोटिस है क्या, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो ये तो एक ऐसा इख्तियार दिया, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है। चीफ हुँ, जस्टिस ने कोई चीज देखी तो हुँ, सिंगल जज ने तो फैसला नहीं करना होता, उसने वो चीज पिक की और एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। ये डिसाइड करना बेंच ने होता है, ये चीफ जस्टिस ने फैसला नहीं करना होता। और ये इख्तियार देना जरूरी है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। इसकी तारीख अगर आप उठाकर देख लें, लेकिन अगर वो आप बेंच की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी कतई कलामी करूँगी कि इस वक़्त जो डिवीज़न बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यानी 8 जो हैं जो हमारे जज साहिबान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो एक तरफ हैं, जिनमें से चीफ जस्टिस साहब भी हैं, और 7 जो हैं वो एक तरफ हैं, जिसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी हैं। तो जब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही है और बेंच पर भी बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल अंदर से ही बार-बार आ रहे हैं, तो ये जो कैंपिंग हो गई है, क्या आपने अपनी प्रैक्टिसिंग हिस्ट्री में, क्या आपने कभी इस तरह के कैंप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने वाज़े अंदाज़ में देखे हैं?
नहीं, मैं आपको 2007 में ले गया था, याद है आपको मैंने क्या कहा था? मैंने आपको हिस्ट्री अब ज़रा जोड़िएगा कि मैंने अपनी इब्तिदा ही यहाँ से कही थी कि लॉयर मूवमेंट का मकसद क्या हुँ, था? लॉयर मूवमेंट का मकसद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आउट करना था, तो वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई फेवरेट जजेस चाहिए हुँ, या ऐसी कोई बात थी। तो आज अगर देखा जाए, कौन-सी सियासी जमात ये डिवीज़न पैदा करा रही है? उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो 1997 में भी अदलिया के ऊपर हमलावर हुई थी और अदलिया को तक़सीम करने की साज़िश। और आज हम 2023 में बैठे हैं, उस वक़्त भी हुई है। यानी जब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट आया, तो उन्होंने कहा ये हमारा बयान ही है। यानी ये मोहतरमा बेनज़ीर कहती हैं, सॉरी ये मरियम सफ़दर कहती हैं। तो ये यहाँ तक है। और दूसरा, ये झगड़े की बात नहीं है, बस हुँ, सिंपल सी बात याद रखिएगा, कितने केसेज़ हैं 184(3) के ज़रिए? यानी इस वक़्त 7 केसेज़ हैं, यानी हुँ, 2 केसेज़ या 3 केसेज़ अब नंबर लगे हैं, तो 8 केसेज़ आप देख लें, जो 184(3) के तहत आए हैं। पिछले साल में चले जाएँ तो वहाँ भी 5-6 केसेज़ हैं। चीज़ देखिए, जो जस्टिस साकिब निसार ने काम किया वो रिमार्केबल है। और जुडिशियल एक्टिविज़्म के अलावा आपका मुल्क चल नहीं सकता। उसकी मिसाल यूँ ले लें, अमेरिका में जब ये एरा शुरू हुआ तो मार्शल थे चीफ जस्टिस। आप इंग्लैंड में आ गए तो लॉर्ड डैनिंग आ गए, और अब इंडिया में अगर आ गए तो चेन्नप्पा रेड्डी आ गए, कृष्णा अय्यर आ गए, हुँ, सॉरी, सबसे पहले पीएन भागवती, कृष्णा अय्यर और चेन्नप्पा रेड्डी। वो दौर में रेवोल्यूशन थी और उन्होंने सारा सिस्टम ठीक कर दिया। हमारे यहाँ ये कंटिन्यूटी से नहीं जा सकती। इफ्तिखार चौधरी आया, वो अपने टारगेटेड एजेंडे के तहत था। इसलिए अगर पब्लिक इंटरेस्ट किसी ने सही मानों में की, वो जस्टिस साकिब निसार ने की, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ बड़ी आ गई। सियासी जमातों ने देखा कि हमारे इख्तियारात में कोई रुकावट आ रही है, हम अगर बदमाशी कर रहे हैं, हम कोई लूट-मार कर रहे हैं, तो ये कौन होते हैं पूछने वाले? हुँ, ये वो बुनियाद पर वो कंट्रोवर्सी बनी, ज़रूरत नहीं है। आईन पाकिस्तान जब भुट्टो साहब ने बनाया, उस वक़्त 184(3) डाला, जान के डाला। इसलिए डाला कि एक इख्तियार बराह रास्त होना चाहिए और उसी इख्तियार को सामने रख के वो मामला देखे, नहीं इसमें कोई डाउट और एम्बिग्यूइटी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा मेरा चैलेंज है, मैं बार-बार चैलेंज करता हूँ, कितने केसेज़ ऐसे हैं? आप और मैंने कभी 184(3) पे एतराज़ उठाने की ज़ाती आदत में छोड़े। हुँ, हम तो समझते हैं बड़ा, मैं तो खुद समझता हूँ, मैं तो जुडिशल एक्टिविज़्म में मैं आपका बहुत स्टांच सपोर्टर हूँ। मैं समझता हूँ हुँ, इसके बगैर पाकिस्तान की बका नहीं है, वरना हुँ, तो आप किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या करना होगा? सिविल कोर्ट से शुरू होना होगा और हुँ, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ क्या लफ्ज़ है, सर होने तक। यानी आप सिविल कोर्ट से शुरू हों, सेशन आए, हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट हो, तो आप बूढ़े हो चुके होंगे। तो ये एक शॉर्टर ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि उस मसले का एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बजाय लोग हुँ, धक्के खाएँ अदालतों में हुँ। साला-साल, उसका एक हल निकाला। अच्छा अज़र साहब अब वही बेंच के ऊपर अगर आ जाएँ जो लार्जर बेंच जो बताया जा रहा है जो बनाया है, जो सुनवाई करेगा ये जो नेशनल असेंबली के बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, वो भी गालिबन वही ऑनरेबल जज साहिबान हैं, जिनको समझा जाता है कि वो चीफ जस्टिस साहब के कैंप में हैं। इस पे क्या नहीं, कहेंगे? नहीं, 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 मैं फिर बताता चलूँ। वो आईन पाकिस्तान 1973 के साथ इश्यू चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नहीं है। ये इज़्ज़त और तौक़ीर है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। जब मेजॉरिटी जजेस ने फैसले कर दिए तो उस पे अमल दरामद, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत, चाहे वो जज ही क्यों ना हो, चाहे वो हुँ, जज ही क्यों ना हो। तो इसमें पसंद नापसंद की बात नहीं है। यानी या तो हम किसी की राइट और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी मेरा और आपका जायदाद का झगड़ा है, तो फिर तो ये पसंद और नापसंद की बात समझ आती है। जब मसला क्या है, पानी नहीं मिल रहा, तालीम मुफ्त नहीं मिल रही, सेहत की सहूलियात नहीं है, इलेक्शन होने हैं, वक़्त पे इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई कोई डिफेक्शन कर गया है, कोई लोटे बन गए हैं, ये तो सारे मामले फिर इसी जुरिसडिक्शन में आने हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) का वजूद बहुत ज़रूरी है। ठीक हुँ, है, उसमें वो अपील का राइट दे दी और मैंने तो आपके प्रोग्राम में भी चैलेंज कर देता हूँ, चले मैं शहबाज शरीफ को कहता हूँ डालनी है ना अपील, आने दें। मैं इमरान खान साहब को कन्विंस करूँगा कि सारे लोगों के इस्तीफे वापस लें और ये आके असेंबली में बैठे। मेरा वो डर इसलिए असेंबली में भी नहीं आने देना चाहते इन लोग, वरना तो ये कानून साज़ी सारी जितनी भी की है, ये एक उस पार्टी ने की है जो फासिस्ट है। अपोज़िशन को उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया और जो अपोज़िशन पार्टी बनाई है वो उनके साथी डमी मुलाज़िम है। ये ज़रा समझिए ना बात को।
लेकिन आपके ख्याल में अब जो एतराज़ एकदम से उठ रहा है कि ये तो शायद मनपसंद जजेस या एक तरफ की सोच वाले जजेस जो हैं वो बना दिए, चीफ जस्टिस साहब ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो क्या इस तासुर को डाइल्यूट करने के लिए ज़ाहिर है हम जैसे आम बंदे तो नहीं बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेसेस के हवाले से, लेकिन आप जैसे एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स, एडवोकेट हमारी रहनुमाई तो कर सकते हैं। तो क्या ये तासुर को ज़ाइल करने के लिए क्या कोई ऐसा इकदाम लिया जा सकता था कि बाकी उन देखिए मैं आपको उनको अर्ज भी करता हूँ, मैं देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हुँ। वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने वो हुए। आज इनको आजकूद नोटिस पे बड़ा एतराज है, तो आजकूद नोटिस जब असेंबली तहलील की थी, डिप्टी स्पीकर ने रेजोल्यूशन से रिजेक्ट की असेंबली तहलील, तो वो नहीं गिले याद, वो नहीं परेशानियां इनको याद, उस वक्त फुल कोड नहीं याद आया था। तो सारा फिर रिकॉर्ड पे हम देखते रहे ना, उस वक्त की सुप्रीम अच्छी थी, वो अच्छा सुगो मोटो नोटिस था, ये गंदा सुगो मोटो नोटिस है। या हुँ। ये कह लें कि ये इनका टेस्ट गुड है, उसका टेस्ट बैड है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। जजेस जितने भी हैं आइन और कानून के पाबंद हैं, उनका अपना नुक्ता नजर है, उनकी जूरिस्प्रूडेंस के देखने की अपनी बात है, दूसरों की जूरिस्प्रूडेंस अपनी देखने की। अच्छा साहब ये फरमाइएगा कि अब तमाम दर गोल दायरा जो घूम के ना वो आता 14 मई के इलेक्शंस पर ही है। तमाम तर जो बातें हैं, तमाम तर सुराग वहां पर मिलते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि 10 अप्रैल तक फंड्स मिल जाने चाहिए ईसीपी को, उसके हवाले से हम देख रहे हैं कुछ पेशरफ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने समन भी किया अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर स्टेट बैंक को कि जी 14 आप अप्रैल तक अपने जवाब जो है वो जमा कराएं। अब साथ साथ ये भी चल रहा है, इस पर थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि आपके ख़्याल में आगे किस तरफ ये मामला अब जाएगा फंड्स को लेकर? देखिए, ये तो मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का प्यार है चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने वज़ीर आज़म और काबीना की इज़्ज़त रखी है। उन्होंने फिर एक मौका दिया है, वरना तो ये सीधा-सीधा तौहीन अदालत का केस है। समरी ट्रायल होना है, 6 महीने सज़ा हो जानी है इन सब लोगों को और पार्लियामेंट से ये फ़ारिग हो जाए। आपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आला का देख ही लिया ना आपने, बदली आगे तस्दीक की, वो फ़ारिग कर दिया दुनिया ने। यहाँ तो बड़ा सीधा-सा सिंपल सा इश्यू है, यानी कोई कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। फैसला आया, इलेक्शन कराने हैं, तो ये तो फंड तो पड़ा होना चाहिए आपके पास। आपने जनरल इलेक्शन भी कराने हो तो आपको पूल में रखने हैं पैसे। यानी आपको ये लैपटॉप नहीं बाँटने, आपको ये लाइनों में लगा के आटा नहीं बाँटना जो आपकी ज़ाती तशीर पे खर्च हो रहा है, तबाही हो रही है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है 90 दिन में इलेक्शन होना। ये इनकी ज़िम्मेदारी ये पैसे होने चाहिए, लेकिन ये पैसा अकाउंट में नहीं रख रहे हैं, ये इनकी बदतमीज़ी है और ये कोशिश यही है कि इसको फ्रस्ट्रेट करें। लेकिन सेक्रेटरी खजाना को बुलाया, गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से लोग आए, ये पैसा नहीं भी देंगे, तो स्टेट बैंक का गवर्नर को हदायत होगी पैसा निकाल के दें फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, इसका वफ़ाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस तरह पैसा इन्होंने ज़ाया किया ये रिकॉर्ड पे है, मैं और आप सब देख सकते हैं कि ये जो है सब कुछ क्या होता है। तो अज़हर साहब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, इसकी ज़द में कौन-कौन आएगा अगर इलेक्शंस अपने वक़्त पे नहीं होते? क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब इसकी ज़द में हैं? तमाम तर वुज़रा इसकी ज़द में हैं? क्या पार्लिमान इसकी ज़द में आएगी? ज़रा थोड़ा बताइएगा। देखिए मैं तो जो कि ये सारा काम जो किया काबीना के किया, काबीना वफ़ाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट, तो ये सारे जो पैसा विथहेल्ड करने की शरारत की है, डिफाइंस की है, विलफुल डिफाइंस की है, ये काबीना ने की है। मैंने उनसे मिनट्स ऑफ मीटिंग माँगी है, डिटेलें मैंने उनसे माँगी हैं, ताकि पता कई लोग तो भागे उसमें से। पता है कि अगर ये विलफुल डिफाइंस आ गई तो सब नाअहल है और 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे ये सारे के सारे, जितने लोग हैं। ये तो अब उनकी मर्ज़ी है ना, विलफुल रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, लेकिन ये रिकॉर्ड पे विलफुल डिफाइंस जो है, चाहे जितने दिनों की दी है, उतने दिन आप कर सकते तो फिर आप फ़ारिग हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इसकी ज़द में आते हैं सीधा-सीधा, या उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया है कि काबीना और पार्लियामेंट पर इसको डाल दिया है? आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कान इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें। काबीना ने इसको रिजेक्ट किया, काबीना ने प्रपोज़ल दी कि ये आप पार्लियामेंट में बिल लेके आ जाएँ, तो ये तो गैर आईनी काम तो खुद किया, तो आपकी काबीना बड़ी बुरी तरह फँसती है। मौका है इनके पास चुप करके इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, बचत होगी।
अच्छा, ये बताइएगा आखिर में अज़ीज़ साहब, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो उन्होंने पार्लिमान का कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशनल कन्वेंशन सेशन अटेंड किया, उसके हवाले से एक रेफ़रेंस भी ग़ालिबन उनके हवाले से जो है वो मूव किया गया है। इस रेफ़रेंस की क्या अहमियत है अब इस तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट में केसेज़ हो रहे हैं, पिटिशन्स की सुनवाई हो रही है, उसके नज़र में? तो देखिए, एक मैं बताऊँ आपको बात, पाकिस्तान डिसाइसिव, अगर आपने अब भी होश के नाखून ना लिए, इन सियासी जमातों को कोई, मैं तो यकीन ही नहीं करता, डिवाइड एंड रूल, ये वो लोग हैं, इनका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या चाहते हैं, ये अपनी रियाया, ये अपना हेजमनी चाहते हैं, ये कब्ज़ा चाहते हैं। अगर जिस जिस दिन स्टेट्समैन पैदा कर लिए मेरे मुल्क ने, देखिए मेरा मुल्क पकड़ा नहीं जाएगा। इंडिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन नेशनल सोच, इकट्ठा होके चलना, कोई माई का लाल नहीं है, जो इस पैरामीटर से निकलने की बात, वो अलग बात है, कश्मीर में जो हालत है, उसपे तो हमें शदीद इख्तिलाफ है, एतराज़ात भी हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप आइन और कानून की पासदारी करेंगे, तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है, और हम सबको सिखाना भी है। बहुत शुक्रिया आपका अज़ीज़ साहब, यकीनन इस पर हम आने वाले दिनों में भी बात करेंगे और देखते हैं कि ये पेशरफ़्त जो है सुप्रीम कोर्ट में, तमाम नज़रें जो हैं वो मुल्क की, कौम की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हमारी आला अदलिया की तरफ है। और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, हमें बताया जाता है। और अब जो है मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से अपनी जो स्टैंडिंग है इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री जो है, वो दोबारा से शायद अवाम जो है वो देखने की मुंतज़िर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसको जो पार्लिमान है, लेजिस्लेचर जो है वो कहाँ पर रख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी बात जो है वो किस तरीके से आइन के तहत मनवा सकती है। बड़ा शुक्रिया आपका एडवोकेट अज़र सिद्दीक साहब, ऑलवेज़ फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक यू सो मच। आप सब मैं जो है खुद हालात पे नज़र रखिए, ज़रूर पढ़िए, रिसर्च करिए, स्टे फोकस्ड। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।